गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष पेपर 6 बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज। इसमें यूनिट फर्स्ट इकाई 1 के अंतर्गत आज हम जानेंगे रेडिकल फेमिनिज्म अर्थात रेडिकल या उग्र नारीवाद। रेडिकल नारीवाद 1960 और उसके बाद के वर्षों में पनपा नारीवाद है। इसका उदय आंशिक तौर पर उदार नारीवाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर और अंशतः लिंगवाद के खिलाफ आक्रोश के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में हुआ। 1960 और 70 के दशक के दौरान आधुनिक रेडिकल नारीवाद सिद्धांत के उदय में 3 पुस्तकों ने अहम भूमिका अदा की। पहली पुस्तक थी सिमोन द बोवुआर की पुस्तक द सेकंड सेक्स, जो 1949 में फ्रेंच में तथा 1953 में अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी। उसके अनुसार सेक्स को जेंडर से अलग समझना चाहिए और स्त्रियों का उत्पीड़न जेंडर के कारण है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कोई महिला के तौर पर जन्म नहीं लेता बल्कि उसे बनाया जाता है। वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स ए वुमैन। स्त्रियों का जीव विज्ञान विशेषकर उनका प्रजनन क्षमता पुरुषों और स्त्रियों में चंद अनिवार्य फर्क को जन्म देती है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि वे दोयम दर्जे की मानी जाएं। द बोवुआर का कहना था कि स्त्रियों और पुरुषों को जेंडर की संरचना बदलने की भी कोशिश करनी चाहिए ताकि लिंगों के बीच समान संबंध बनाए जा सकें। रेडिकल नारीवाद में मील का पत्थर साबित हुई अन्य 2 किताबें 1970 के दशक में प्रकाशित हुईं। कैट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स तथा सुलमित फायरस्टोन द्वारा प्रकाशित द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, द केस फॉर फेमिनिस्ट रिवॉल्यूशन। मिलेट 20वीं शताब्दी के फ्रेंच, अफ्रीकी और अंग्रेजी साहित्य में व्याप्त यौन संबंधी विषय वस्तुओं का विद्वतापूर्ण अध्ययन प्रस्तुत करती है, जिसमें पुरुषों द्वारा वर्णित यौन क्रियाओं में समाहसकता संबंधों को बखूबी दिखाया गया है। वह मानती हैं कि प्रतिसत्ता का निर्माण पुरुषों ने किया है और हमें इस तरह से पाला पोसा जाता है कि हम उसे स्वाभाविक मान लेते हैं। छोटी छोटी लड़कियों को भी इसी तरह प्रशिक्षित किया जाता है कि आमतौर पर बेरुमानी प्रेम के चित्रण के जरिए अपनी अपनी जेंडर भूमिकाओं को स्वीकारें, लेकिन नॉर्मल मेलर तथा D.H. लॉरेंस जैसे सम्मानित पुरुष लेखकों का सेक्स का चित्रण कतई रोमांटिक नहीं दिखता है। वह दरअसल पुरुष की महिला पर लगभग स्वाभाविक सी लगने वाली शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक सत्ता की अभिव्यक्ति होता है। शुलमित ने पितृसत्ता के इतिहास के विश्लेषण में ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रयोग किया, जिसमें उसने आर्थिक वर्ग संघर्ष और लिंग वर्ग संघर्ष की समानताओं की तुलना की। उसका तर्क था कि स्त्रियों का जीव विज्ञान बायोलॉजी ही उसकी अधीनता की जड़ है। गर्भधारण, बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की समस्या के कारण स्त्रियां प्राकृतिक स्थिति में खुद को कमजोर महसूस करती रही। नतीजन उत्तरजीविता के लिए वे पुरुषों पर निर्भर रहने लगी। स्त्रियों की इस निर्भरता का फायदा उठाते हुए पुरुषों ने अधीनता के सार्वभौमिक ढांचे का निर्माण किया, जो सदियों से ऐसे ही जारी है, चाहे इस निर्भरता की जड़ में निहित जीव वैज्ञानिक कारण भी चुके हों। इन संरचनाओं में रोमांटिक प्रेम व आदर्श विवाह के मिथक निहित हैं। साथ ही वह पुरुष संस्कृति जो स्त्रियों को निष्क्रिय बनाती है और यौन आकर्षण बनाए रखने की न पूरी होने वाली मांगों के लिए लगातार प्रयास करने के लिए मजबूर करती है। इस उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए फायरस्टोन प्रजनन में स्त्री की भूमिका बिल्कुल समाप्त करने का प्रस्ताव रखती हैं तथा इसका समाधान टेक्नोलॉजिकल क्रांति में ढूंढती हैं। वे साथ ही ऐसी ढीली ढाली पारिवारिक संरचनाओं के निर्माण की
सिफारिश भी करती हैं, जहां बालिगों के समूह तथा उनकी संतानें मिलकर सत्ता करेंगी, जहां बच्चे सभी वयस्कों की सामूहिक जिम्मेदारी भी होंगे। इसके साथ ही हमारा अगला पॉइंट आता है बेसिक कॉन्सेप्ट, बुनियादी अवधारणाएं। सभी रेडिकल नारीवादी इस बात पर सहमत हैं कि लिंग पर आधारित जेंडर के फर्क हमारे जीवन के लगभग हर पहलू पर असर डालते हैं तथा वे इतने सर्वव्यापी हैं कि आमतौर पर उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। रेडिकल नारीवादी का उद्देश्य लिंगों के बीच में तमाम विभेदों का उद्घाटित करना तथा जो कानून और रोजगार के क्षेत्रों में नहीं है बल्कि हमारे व्यक्तिगत संबंधों में भी व्याप्त हैं, इनका दायरा घर, बिस्तर तथा अपने बारे में स्वधारणाओं तक फैला है। रेडिकल नारीवादी पितृसत्ता तथा पुरुषों द्वारा स्त्रियों के ऊपर प्रभुत्व की प्रणाली के प्रति अपने विरोध के मसले पर एकजुट हैं। जेंडर पर आधारित विभाजन प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बनाया गया है और वहीं उसे जारी भी रखे हुए है। रेडिकल नारीवाद पुरुष संस्कृति के मूल्यों को चुनौती भी देता है। वह नहीं चाहता कि स्त्रियां पुरुषों का अनुसरण करें, इसके बजाय वह स्त्रियों की पारंपरिक संस्कृति पर आधारित नए मूल्यों का सृजन भी चाहता है। आमतौर पर पुरुषों को सकारात्मक, ओजस्वी, आक्रमणी, प्रभुत्वशाली, मजबूत और स्त्रियों को इसके विपरीत कमजोर, भावुक, गैर जिम्मेदार, बचकानी, निर्भर और दब्बू बनाया जाता है और उन्हें समझा भी जाता है। पुरुष संस्कृति में आक्रमणता, दिखावा, आज्ञाकारिता और आत्मत्याग को पौरुष गुण नहीं माना जाता, परंतु स्त्रियों में इन गुणों को पौरुष संस्कृति न केवल स्वीकारती है वरन सम्मान भी देती है। पितृसत्ता के कारण स्त्रियों ने भी नारी गुणों के अवमूल्यन को, हकीकत को स्वीकार कर लिया है। रेडिकल नारीवादी महिला संस्कृति के मूल्य को स्थापित करने पर जोर भी देती है, जिसमें माता पिता व पालन पोषण करने वाली के रूप में स्त्रियों को कार्य को सराहना मिले तथा उसे रेखांकित भी किया जाए। विशेष रूप से फ्रांस और अमेरिका में रेडिकल नारीवाद का ये रूप देखने को भी मिलता है। रेडिकल नारीवाद के अनुसार पितृसत्तात्मक विचारधारा स्त्रियों को उनके लिंग के हिसाब से इस कदर परिभाषित करती है कि गोया उनका विशिष्ट कार्य पुरुषों की काम वासना की पूर्ति करना हो और उनकी संतानों को पैदा करना हो और उनका पालन पोषण करना मात्र हो। हालांकि पितृसत्ता स्त्रियों को स्वाभाविक माता या लैंगिक वस्तु के रूप में परिभाषित करती है, मगर रेडिकल नारीवाद के मुताबिक हकीकत ये होती है कि पितृसत्ता के तहत स्त्रियां कुल मिलाकर जबरन थोपे गए मातृत्व तथा यौन गुलामी की शिकार होती रहती हैं। पितृसत्तात्मक विचारधारा के तहत मातृत्व ही एकमात्र चीज है जिसमें कोई नारी वास्तविक पूर्ति और सम्मान पा सकती है। मातृत्व को जिस तरह से पितृसत्ता के तहत संस्थाबद्ध किया गया है वही नारी उत्पीड़न का आधार है। रेडिकल नारीवादियों ने पहली बार इस बात को रेखांकित किया जिसे आज तक किसी भी नारीवादी ने उतनी स्पष्टता से नहीं कहा है कि पितृसत्ता के अंतर्गत मातृत्व कुल मिलाकर जबरन कराया गया श्रम ही है। पुरुष ही इस बात को तय करते हैं कि संतान पैदा की जाए या नहीं, उनका पालन पोषण किस हालत में किया जाए और एक सफल लालन पालन किसे कहा जा सकता है। स्त्रियों को बस इस प्रक्रिया के दैनंदिन कार्यों की जिम्मेदारी होती है जिसका समग्र पुरुष द्वारा नियंत्रित होता है। रेडिकल नारीवादियों के अनुसार पितृसत्ता के अंतर्गत विवाह एक यौन गुलामी का तरीका है तथा विवाह विषम यौनिकता को प्रस्तुत करता है जो स्त्रियों को एक दूसरे से बांट देता है। वे कहते हैं कि पितृसत्ता विषम यौनिकता को सांस्कृतिक नियम के रूप में संस्थाबद्ध करती है जो समलैंगिक स्त्रियों को उनके यौन अधिकार के हक को नकारता है तथा उन्हें बीमार, अस्वाभाविक और कभी कभी अपराधी के रूप में भी ठहरा देता है। अगला पॉइंट हमारा आता है की पॉइंट्स ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल नारीवाद के प्रमुख बिंदु। पहला पॉइंट आपका आता है पर्सनल इज पॉलिटिकल, व्यक्तिगत ही राजनीतिक है। यौनिकता तथा जेंडर दोनों निजी जीवन ही नहीं बल्कि समूचे सामाजिक जीवन का सरोकार बनाते हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु पर रोशनी डालने में रेडिकल नारीवाद के अहम योगदान को स्वीकार करना पड़ेगा। व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, ये रेडिकल नारीवादी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण नारा है। निजी में घरेलू क्षेत्र आते हैं जिनमें परिवार, घरेलू कार्यकलाप तथा बच्चों का पालन पोषण होता है जिसमें कि स्त्रियां उतनी ही उत्पीड़न की शिकार होती हैं
जितनी कि सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं, जिसमें वे जॉब मार्केट, दफ्तर इत्यादि में होती हैं। साथ ही इसके अलावा यदि ये सब समीकरण के आधे हिस्से पर्सनल का भाग है, तो समीकरण के आधे हिस्से पॉलिटिकल में एक पुरुष को प्रदत्त सत्ता युक्त लैंगिक संबंध आते हैं, जिसमें वह पितृसत्ता के विभिन्न रूपों जैसे परिवार तथा सामाजिकरण द्वारा स्त्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में मानव जीवन के निजी तथा सार्वजनिक दायरों में हमेशा भेद किया गया है। चूंकि यौनिकता, बच्चा पैदा करना तथा पोषण पालन निजी दायरे में आते हैं, क्योंकि इन कार्यों को प्राकृतिक माना जाता है। इसी के आधार पर परिवार को राज्य हस्तक्षेप से बाहर माना जाता है। अगला पॉइंट हमारा आता है वुमेन स्पेस, स्त्रियों का स्थान का निर्माण। इसके अंतर्गत रेडिकल नारीवाद का महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है स्त्रियां अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर लें, एक ऐसी महिला संस्कृति का विकास जिसमें स्त्रियां एक दूसरे तथा खुद को विकसित कर सकें, तथा एक ऐसा विशेष स्थान वुमेन स्पेस जो पुरुष की दखलंदाजी से स्वतंत्र हो। नतीजन 1960 के दशक में तमाम स्त्रियों ने चेतना जागृति के लिए पुरुषों से अलग होने का फैसला लिया, ताकि वे अपने अपने प्रयोगों पर राय मशवरा कर सकें और पुरुष प्रभुत्व की हकीकत की रोशनी में उन अनुभवों को पुनर्भाषित कर सकें। विवाह जैसी पितृसत्तात्मक संस्था को खारिज करने के बाद रेडिकल नारीवादियों ने औरतों में समलैंगिकता की हिमायत की। सॉल्टर्स ब्रांच लिखती हैं कि समलैंगिक होने का अर्थ है विषम यौनिकता के साथ जुड़ाव, निर्भरता तथा उसके समर्थन का निषेध करना। इसका अर्थ होगा कि पुरुषों की दुनिया में अपने व्यक्तिगत दाव की समाप्ति, ताकि अपने उत्पीड़न को खत्म करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर तथा सामूहिक तौर पर स्त्रियों के साथ जुड़ सकें। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा आता है एवोल्यूशन मूल्यांकन। रेडिकल नारीवाद पितृसत्ता की विनाशकारी क्षमता को उजागर करने का कार्य जोर शोरों से करता है, परंतु पितृसत्ता किस तरह खत्म होगी इसकी चर्चा शायद ही कभी रेडिकल नारीवादी करते हों। हालांकि आम धारणा में लोगों का विश्वास है कि पितृसत्ता खत्म भले ही ना हो पर कमजोर होती जाएगी। एलिसन जग्गर कहती हैं कि रेडिकल नारीवाद ने दरअसल उस दुनिया को उजागर किया है जिसमें पुरुष स्त्रियों के शरीर पर नियंत्रण करते हैं और मातृत्व या यौन गुलामी की अवस्था में उन्हें ढकेलते हैं। रेडिकल नारीवाद अब तक वैसे पितृसत्ता के उद्गम के कारणों को चिन्हित करने के काम में अंजाम नहीं दे पाया। पुरुषों ने आखिर इस संस्था का निर्माण क्यों किया और वे कब तक उन्हें बनाए रखे हुए हैं। समलैंगिकता या सम यौनिकता की हिमायत करते हुए रेडिकल नारीवादी भूल जाते हैं कि वह एक ऐसा विकल्प है जो स्त्रियों के लिए उपलब्ध नहीं है। रेडिकल नारीवादी का स्त्रियों की यौनिकता तथा प्रजनन क्षमता पर अत्यधिक जोर उन्हें कुल मिलाकर स्त्रियों की पितृसत्तात्मक परिभाषा के करीब लाकर खड़ा कर देता है, जिसमें मुख्यतः प्रजनन क्षमता और यौन वस्तु के रूप में देखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।